नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से त्रस्त है। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। सबकी दिनचर्या बदल चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और एक सबसे जरूरी चीज जो सामने आई है वो है कि आखिर अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर कोरोना वायरस से जंग लड़नी है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साक्षी, जो कि डॉक्टर के होने के साथ साथ एक योगाचार्य भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं वो तमाम तरीके योग के जरिए किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो साक्षी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह योग के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आजकल कोरोना के टाइम पे लोग अपने घर पे ही रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि योग, आसन और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, ताकि जब भी कोई ट्रांसमिशन ज़्यादा हो या कोरोना से कोई भी संक्रमित हो, वो अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से लड़ सके। तो योग आसन कुछ ऐसे योग आसन हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे बाल आसन, जिसको चाइल्ड्स पोज कहते हैं, और कुछ प्राणायाम होते हैं जो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ये हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होता है तो उस हिसाब से हमारी बॉडी की शक्ति को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साक्षी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि धीरे धीरे अब लॉकडाउन खुल रहा है। अब तक तो लोग अपने घरों में थे, लेकिन अब उनकी दिनचर्या कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाली हो गई है, वो फिर से एक बार व्यस्त होने लगे हैं। तो सुबह का समय तो वैसे व्यायाम और प्राणायाम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन जो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो कैसे योग को अपने जीवन में अपनाएं? अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपका टाइमिंग 9 to 5 है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ जाएं और एक धूप ले लें, क्योंकि धूप के अंदर नेचुरल शक्ति होती है जो इम्यून सेल्स के ऊपर काम करता है। तो अगर आप आधे घंटे या 15 मिनट भी उठ सकें और वो धूप ले लें, आप ऑफिस जाने से पहले भी ये कर सकते हैं, या अगर नॉर्मल आप बाहर वॉक भी कर लें तो भी वो बहुत अच्छा होता है। और योग आसन आप रूम में बैठ के कर सकते हैं, आपको मुश्किल से 15 मिनट काफ़ी है, कुछ योगासन्स ही करने होते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ही करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। बहुत एडवांस आसन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कुछ ही आसन रेगुलरली 10-15 मिनट के लिए करें, या अगर आपको दिन में अपने ऑफिस से ब्रेक मिलता है तो आप उसमें भी बैठ के ध्यान और योगा कर सकते हैं। ऑफिस के जस्ट बाद अगर आप घर आते हैं तो अगर आप थके हुए हों, आपको लगता है अगर आप थके हुए हों, तो आप घर आके नॉर्मल प्राणायाम कर सकते हैं, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी थकावट भी दूर होगी। तो जैसा कि साक्षी ने आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं तो 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट ही योग के आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी साक्षी कि खान पान का किस तरह ख्याल रखें, प्राणायाम और व्यायाम के साथ साथ। खान पान के लिए आप कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, बाहर से ऑर्डर ना करें, और घर में बना हुआ खाना सबसे अच्छा होता है। तेल थोड़ा सा तेल कम करके आप खाना बना सकते हैं। कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लें, उसको अच्छे से बॉईल करके उसे अच्छे से पकाएं, और अपने डाइट में मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करें, और ग्रेन्स भी रखें लेकिन मिनिमम मात्रा में, बैलेंस डाइट में। सो बैलेंस डाइट इज़ द की टू अ वेरी गुड इम्यूनिटी। तो जैसा कि साक्षी ने बताया कि अगर बैलेंस डाइट आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और इसी के साथ बाहर का खाना कम करें, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं, और इसी के साथ हरी सब्जियां और फलों का भी सेवन करें। तो अब साक्षी हमें वो योगासन बताएंगी जिनके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कोरोना से हमें जंग लड़ने में और मदद मिले। नमस्कार,
मैं साक्षी उपाध्याय, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और उसके साथ एक योगाचार्य भी हूँ। आज मैं आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ योग आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। पहला योग आसन है बाल आसन, इसको चाइल्ड्स पोज भी बोलते हैं। अब मैं बाल आसन करूंगी, आप देखिए। आप अपने मैट पे अपने नीज पे खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को साथ में रखेंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट, चिन को पैरेलल टू द ग्राउंड रखेंगे। स्लोली आप अपने हिप्स को धीरे से अपनी एड़ियों के ऊपर रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका स्पाइन हमेशा इरेक्ट हो और आपका चिन हमेशा ग्राउंड के लिए पैरेलल हो। अब धीरे धीरे आप अपनी अपर बॉडी को स्लोली सांस छोड़ते हुए धीरे से थाइस के ऊपर रिलैक्स करेंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में या फिर आगे रिलैक्स करेंगे। इस पोज में रहकर लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। कंप्लीटली रिलैक्स। इस आसन से बाहर आते वक्त अपने दोनों हाथ दोबारा साइड में लाइए और अपना सर हल्के से उठाकर स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। अब मैं आपको बाल आसन से होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपने देखा, इस आसन में हमारा पूरा शरीर ढीला होता है, रिलैक्स होता है और हमारा अपर बॉडी नीचे जाते वक्त स्ट्रेच्ड होता है। हमारा चेस्ट भी रिलैक्स्ड और स्ट्रेच्ड होता है। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे लंग्स का ऑक्सीजनेशन भी इंक्रीज होता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आसन आप कहीं भी आसानी से घर बैठे या फिर आप बाहर निकले हैं पार्क में जॉगिंग के लिए आराम से कर सकते हैं। ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए ही नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगला आसन है प्रसारिता पादोत्तानासन। अब हम इसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब हम मैट पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ अपने वेस्ट पे, अपने दोनों पैर को 3 फीट की दूरी पे रखेंगे। लंबी सांस लेते हुए कमर से नीचे बेंड करेंगे। फिर अपने हाथों को पीछे ले जाकर बांध लेंगे। अपने शोल्डर्स को पीछे और अपने चेस्ट को आगे रखेंगे और इसी पोज में लंबी सांस लेते हुए फिर लंबी सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस आसन से वापस आते वक्त अपने दोनों हाथ को दोबारा अपने कमर की तरफ और कमर से उठते उठते दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। अब मैं इस आसन के कुछ फायदे आपको बताऊंगी। जैसा कि आपने देखा, इस आसन में आपके दोनों पैर 3 फीट की दूरी पर होते हैं और आपका ऊपरी हिस्सा
जब नीचे जाता है तो आपकी छाती, आपका चेस्ट, आपका लंग्स एक्सपैंड होता है और आपको और सांस लेने की जगह मिलती है, जिससे आपका लंग्स का ऑक्सीजनेशन भी इंक्रीज होता है। और जब आपके ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगा तो आपकी इम्यूनिटी पे भी बहुत अच्छा असर होगा। अगला व्यायाम है सूर्य नमस्कार। इसको सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। ये व्यायाम आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, खास तौर पर जब आपको समय की कमी हो, और ये आपके हर अंग पे काम करता है और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब मैं सूर्य नमस्कार करूंगी। स्टेप 1 ऑफ सूर्य नमस्कार, ताड़ासन। अपने दोनों पैर साथ में रखें, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखें और अपना चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। स्टेप 2 नमस्कार आसन। अपनी दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। स्टेप 3 ऊर्ध्व हस्तासन। अपने दोनों नीज को हल्का सा बेंड करके, पेल्विस को टक करके और पीछे हाथों को ले जाएं। स्टेप 4 पाद हस्तासन। अपने हाथों को खोलें और अपने कमर से नीचे झुककर पैरों को टच करें। स्टेप 5 एक पाद प्रसारासन। अपना राइट लेग पीछे ले जाएं और आगे की ओर देखें। द्विपाद प्रसारासन। अपना दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और आगे की ओर देखें। साष्टांग नमस्कार आसन। अपनी दोनों घुटनों को मैट पे लगाएं और अपनी चेस्ट को नीचे घुसाएं। भुजंगासन। अपने पैरों को ढीला छोड़ें पीछे और अपने चेस्ट को अपने नाभि के ऊपर के हिस्से से उठाएं। भूदारासन। अपने दोनों पैर को टक करें मैट पे और अपनी दोनों एड़ियों को मैट को टच कराने की कोशिश करें। एक पाद प्रसारासन। अपने राइट लेग को दोबारा आगे लेके आएं। पादहस्तासन। अपने दूसरे पैर को भी आगे लेके आएं। ऊर्ध्व हस्तासन। नमस्कार आसन। ताड़ासन। अब मैं आपको कुछ साधारण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। पहला है क्लैविकुलर ब्रीदिंग। क्लैविकल एक बोन होती है जो हमारे कंधों के दोनों साइड की तरफ होती है। सबसे पहले हम मैट पे बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोस्चर में और अपने दोनों हाथ अपने क्लैविकल पे रखेंगे ऐसे। फिर लंबी सांस लेंगे फ्रॉम द चेस्ट और सांस छोड़ेंगे।
ये एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, आपके बॉडी में आपका फोकस आपके क्लैविकुलर रीजन में होता है और आपके लंग्स के सबसे ऊपरी हिस्से पे फोकस होता है। इस ब्रीदिंग से जो भी बचे कुचे दूषित वायु आपके लंग्स के ऊपरी हिस्से में होते हैं उन्हें निकलने में आसानी होती है। ये बहुत ही साधारण ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और ये कोई भी कर सकता है, कहीं भी बैठे हुए कर सकता है। अब मैं बताऊंगी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों की तरफ रखिए। अपना लेफ्ट हैंड किसी भी एक मुद्रा पे, अपना राइट हैंड नासिका मुद्रा में लाइए। नासिका मुद्रा में अपनी पहली 2 उंगलियां अंगूठे की तरफ झुकाइए और अपना अंगूठा और आखिरी 2 उंगलियां इसे छोड़ दीजिए। फिर अपने हाथ अपने चेस्ट के सामने लेके आइए और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठी से बंद करिए और लेफ्ट नासिका से लंबी सांस लीजिए। फिर अपने लेफ्ट नासिका को अपनी उंगलियों से बंद करिए और अपने राइट नासिका से सांस छोड़िए। फिर राइट नासिका से ही दोबारा अंदर सांस लीजिए फिर लेफ्ट नासिका से सांस छोड़िए। ये आपका एक राउंड हुआ। ये प्राणायाम आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इस प्राणायाम से आपकी शरीर की इम्यूनिटी और ऊर्जा और बढ़ेगी। तो डॉक्टर साक्षी थी हमारे साथ जिन्होंने आपको बताया कि वो तमाम योगासन कौन कौन से हैं जिनसे आप कोरोना वायरस से जंग लड़ने में अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर बना सकते हैं। आप भी अपने जीवन में 15 मिनट सिर्फ निकाल कर इन योगासन का अभ्यास करें और कहीं ना कहीं कोरोना से जंग लड़ने में हम सबको ताकत जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस से त्रस्त हैं। हर देश कोशिश कर रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच जो पद्धति इसमें कारगर साबित हुई है वो है आयुर्वेदिक पद्धति। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम डॉक्टर अभय नारायण तिवारी से जानेंगे कि आखिर किस तरह आयुर्वेद के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आपसे यही होगा कि आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद एक काफी पुरानी पद्धति है, इसके जरिए हम कोरोना वायरस से जंग के लिए अपनी इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग के अनुभव में आया है कि कोरोना वायरस की कोई औषधि, कोई उपचार, कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं है। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे सरल जो सुविधाजनक उपाय है वो हमारा आहार है। कि आहार केवल विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स नहीं है। हर आहार की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका एक स्वभाव होता है। तो जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करते हैं हमारे शरीर का निर्माण वैसे ही होता है। पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। मंडूकोपनिषद में भी लिखा है कि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे ज्ञात ग्रंथन विप्रमोक्ष। माने बाय प्यूरिटी ऑफ डाइट, प्यूरिटी ऑफ माइंड। आहार के द्वारा मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि से सत्व की प्राप्ति होती है, सत्व की प्राप्ति से हमारी एकाग्रता और स्मृति शक्ति, बुद्धि बढ़ती है और जब हमारी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है तो बहुत सी चीज़ों का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो अज्ञानतावश हमें नहीं प्राप्त है। तो आहार का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे मन से लेकर के शारीरिक विकास प्रत्येक चीज़ों। जी बिल्कुल, तो आहार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर आपसे कि तमाम वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद की जो पद्धति है वो इसमें कितनी कारगर साबित होगी। देखिए, आयुर्वेद का जैसा उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम।
चिकित्सा के दो आयाम है, एक स्वास्थ्य है, दूसरा उपचार है। तो आयुर्वेद का जो मेन फोकस है, एम ऑफ आयुर्वेद, उद्देश्य जो आयुर्वेद का है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है, माने स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा हो और व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहे, वो रोगी हो ही ना जी। रोगी होना आयुर्वेद के दूसरा भाग है, आयुर्वेद का दूसरा पार्ट है जिसमें रोगी का उपचार होता है। तो आयुर्वेद का पहला जो पक्ष है कि हम स्वस्थ बने ही रहे, हमें रोगी ना हो, तो हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ये भी पूछना चाहूंगी कि काढ़ा लोग काफी पी रहे हैं और काढ़ा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में मदद करता है, आपका क्या कहना है इस पर? काढ़ा पीने का मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर को उष्ण रखे, जो कफ का नाश करे। जी। कोरोना के संक्रमण काल में हमें ज्यादातर कफ से संबंधित व्याधियां हो रही हैं, जैसे जुकाम होना, गले में खराश होना, लंग्स में कंजेशन होना। तो जितने भी काढ़ा पारंपरिक रूप से हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों में या आयुर्वेदिक काढ़ा जो बनाते हैं या परंपरा से जो हमारे काढ़ा बनते आए हैं, उसमें अधिकतर हम कफनाशक औषधियों का या मसालों का प्रयोग करते हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, सोंठ, ये सारी चीजें कफ का शमन करती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ काढ़े का बहुत बड़ा उपयोग है कि प्रातः काल जो 6 से 10 कफ का काल होता है, इसी समय हर व्यक्ति के शरीर में कफ का ज्यादा प्रकोप होता है। तो आयुर्वेद का ये कहना है कि जब संचय का काल है तभी उसको खत्म कर दीजिए, और उससे कफ का जब संचय ही नहीं होगा तो प्रकोप ही नहीं होगा। तो इसीलिए काढ़े का बहुत महत्व है कि प्रातः काल काढ़ा ही पीना चाहिए, जिसमें हम काली मिर्च, अदरक, शुंठी, पीपली, त्रिकटु इत्यादि चीजों को मिलाकर के काढ़ा बना सकते हैं। योग और आयुर्वेद काफी अच्छे माने जाते हैं, इनका मेल काफी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में और कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, कोरोना की जो व्याधि है, इसमें सबसे बड़ी समस्या केवल शारीरिक ही नहीं है, मानसिक भी बहुत आघात पहुंचा रहा है ये। हम जैसे हमें जरा सा भी जुकाम होता है, हमें कोरोना है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम मानसिक रूप से इतने दुखित और व्यथित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोरोना ही हो गया। तो मानसिक स्तर पे मन को शांत रखने के लिए योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके 2-3 पक्ष है, एक यौगिक पक्ष भी है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो हमें योग के द्वारा अपने मन को शांत करना है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि मन का विषय ग्रहण करना, इंद्रियों का विषय है। तो मन पे काम करने के लिए योग और प्राणायाम अत्यंत ही लाभदायक है। तो इसे हमें प्राणायाम के रूप में, योग के रूप में, आसन के रूप में कुछ न कुछ यौगिक क्रियाएं हमको करनी पड़ेगी, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहे। जी, जैसे कि आपने बात की कि मन और मस्तिष्क की आपने यहाँ पर बात की, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोरोना ज्यादा नुकसानदायक उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 10 से कम है या फिर 65 से ज्यादा है, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह की दिनचर्या या फिर आयुर्वेद के ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, व्याधि क्षमत्व के ऊपर कोरोना डिपेंड करता है, माने इम्यूनिटी। ये बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष में नहीं इसको हम बांट सकते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवहार में देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो यंग पीपुल है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो उनमें इसके संक्रमण की संभावनाएं कम है। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, या कोई जैसे गुर्दे और श्वास और डायबिटीज इत्यादि बीमारियां जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफी कम कर देती है, अगर उससे हम संक्रमित है, पीड़ित है, उस व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही घातक होता है। तो ऐसे रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, या जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनको कम से कम घर में ही रहना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करना चाहिए। जी, अभय जी, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि च्यवनप्राश को एक मजबूत हथियार के तौर पर देखा गया है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कोरोना वायरस के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा? और साथ ही साथ अगर हम घर में इसको बनाना चाहें, मार्केट में अगर नहीं उपलब्ध है, तो घर में किस किस चीज़ों से, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके जरिए हम एक च्यवनप्राश के बराबर वो दवाई बना सके जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, बेहतर बनाए? च्यवनप्राश का जब आप इंग्रेडिएंट देखिएगा तो मुख्य इंग्रेडिएंट इसमें आंवला और हरड़ है। जी। आंवला वाइटलिटी के लिए बहुत उपयोगी है, वह स्थापन द्रव्य है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाता है। हरड़ इम्यूनोमोडुलेटर है, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम च्यवनप्राश ही खरीदें 350-400 रुपए किलो। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है आंवला, आंवले का हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की चटनी बना सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं। पुराने जमाने में कई घरों में आंवले की पीड़िया, सूखे हुए आंवले रखे रहते हैं, हम उसको खा सकते हैं।
तो हम किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करें। हरड़ बहुत ही साधारण सी औषधि है, छोटी हरड़ बड़ी हरड़ जो अभी हमें सुगमता पूर्वक मिल जाए, हरड़ का हम प्रयोग करें, क्योंकि हरड़ को आयुर्वेद में धात्री फल कहा गया है। हरड़ की महत्ता के बारे में कहते हैं कि हरित की मनुष्याणाम मातेव हित कारणी, यस्य माता नास्ति गृह तस्य माता हरित की। इस तरह से हरड़ के बारे में बहुत बताया गया है कि हरड़ शरीर में जाकर के फायदा ही करती है, किसी भी रूप में नुकसान नहीं करती है। माँ कभी नाराज होकर के आपको डांट भी देती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ लाभ के अलावा कभी नुकसान नहीं करती। तो जो लोग च्यवनप्राश नहीं खरीद सकते हैं, वो आंवला, हरड़, इन सब चीजों का गिलोय, गुड़ची सर्वसाधारण उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अभय नारायण त्रिपाठी ने हमें बताया कि किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। च्यवनप्राश अगर आपके यहाँ आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तुलसी है, हरड़ का उन्होंने यहाँ पर हरड़ के बारे में बताया, तो इनके ज़रिए आप अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस से जंग लड़ने में हम सभी को सहायता मिले। तो आयुर्वेद के जो नुस्खे डॉक्टर ने बताए, आप उनको अपने घर में अपनाएं और कोरोना वायरस से जंग लड़ने में खुद को ताकतवर बनाएं। नमस्कार।